बढ़िया। चलिए शुरू करें। कल कहाँ तक पढ़े थे? हाँ जी, अच्छा, पॉलिटी हो गया था। चलिए दिखाइए, एक बार नोट्स दिखाइए। ओके, सो बच्चे कल हमने इकोनॉमी स्टार्ट किया था। ऋग्वैदिक काल के दौरान जो आर्थिक स्थिति थी उसके बारे में डिस्कस कर रहे थे। सॉरी, पॉलिटी स्टार्ट किया था हमने ना। तो पॉलिटी में बेसिकली यहाँ का जो व्यवस्था था वो कबीलाई था, ठीक है, कबीलाई समुदाय था, यानी ट्राइबल चिफडम था। सबसे प्रमुख जो है वो राजा होता था, जिसको हम राजन्य कहते थे। गोप या गोपजन्य के नाम से भी इनको जाना जाता है। ये उपाधि धारण करते थे गाय के नाम पे। दूसरी चीज हमने देखा कि ये जो पद है वो वंशानुगत है, ज़्यादा शक्तिशाली तो नहीं है। ये काम करते थे अपने सभाओं के साथ। सभा में हम तीन चीज़ें देखें। सबसे पहले सभा, समिति और विधत, ठीक है। सभा एक बहुत ही छोटा समूह होता था जो कि सबसे वृद्ध लोगों का समूह होता था। डिसीजन मेकिंग यही करते थे। जितने भी निर्णय वगैरह है या फिर न्याय वगैरह का काम है सारा यही किया करते थे। दूसरी चीज़ हम देखें तो दूसरा समिति था। समिति बेसिकली सिर्फ और सिर्फ पुरुषों का एक समूह हुआ करता था जिनका काम राजा का चुनाव करना था। हमने ये भी डिस्कस किया था कि जब राजा का चुनाव हो रहा है तो फिर वंशानुगत कैसे है। तो चुनाव का मतलब आज टाइप के इलेक्शन कमीशन की बात नहीं हो रही है, आर्टिकल 324 की बात नहीं हो रही है। सिंपल सा ये था कि अगर 4-5 उसके बच्चे हैं तो उनमें से किसका चुनाव करना है या फिर किसको राजा बनाना है, ये बेसिकली बात होती थी। तीसरी चीज हमने विधत के बारे में देखा। विधत का एग्जैक्टली काम क्या था ये अभी तक क्लियर नहीं है, लेकिन ऐसा माना जाता है कि वो धार्मिक अनुष्ठान के लिए काम किया करते थे। आ जाओ बेटा, धार्मिक अनुष्ठान के लिए काम किया करते थे, जिसके बारे में लगभग 122 बार उल्लेख हमको देखने को मिलता है, ठीक है। तो यहां तक हमने कवर कर लिया था। पहला क्लास है बेटा आपका? नाम क्या है? दुलारी। अच्छा, इससे पहले कभी हिस्ट्री पढ़ा है आपने? कॉलेज वगैरह कंप्लीट? कौन सा कोर्स? बीएससी मैथ्स। कहाँ से? कोरबा से। चलो, सो 5 मिनट आप लोग दोगे क्या मेरे को? ठीक है। तो बच्चे हम इतिहास, मीडियम कौन सा है? 5 मिनट देना ना, मैं थोड़ा सा उनको कंफर्टेबल कर लेता हूँ फिर आगे करता हूँ। सो अपन बेसिकली इतिहास पढ़ने वाले हैं और मैथ्स वालों के लिए समझ सकता हूँ सबसे खतरनाक सब्जेक्ट होता है, क्योंकि मेरा भी मैथ्स बैकग्राउंड था। तो जब मैं पढ़ रहा था तो भाई मुझे तो आइडिया है। तो इतिहास जो है बेसिकली 3 हिस्सों में हमने बांटा है। एक को कहते हैं प्राचीन भारत, ठीक है, दूसरे को कहते हैं मध्यकालीन और तीसरे को कहते हैं आधुनिक। तो बच्चा हमने यहाँ से पढ़ना शुरू किया है प्राचीन भारत से। और प्राचीन भारत में हमने 2 टॉपिक अभी तक पढ़ा है, बट वो आप अलग भी रखोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। एक को कहते हैं पाषाण काल, आप चाहो तो इसको लिख सकते हो, और दूसरा है सिंधु घाटी सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता के बारे में आपने सुना होगा, ठीक है। अभी हम जो पढ़ रहे हैं उसको कहते हैं वैदिक काल, यानी वेद के बारे में हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ से हम स्टार्ट कर रहे हैं। किसी भी टॉपिक को जब हम पढ़ते हैं तो ये पैरामीटर होता है, इनके हिसाब से हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं। जैसे सबसे पहले उसका भूगोल पढ़ते हैं। ये भूगोल अलग से सब्जेक्ट नहीं है, इतिहास के अंदर ही उनका भौगोलिक स्थिति देखते हैं कि वो थे कहाँ पे। दूसरा हम देखते हैं इनका राजनीति, कि वहाँ की राजनीतिक स्थिति कैसी थी, पॉलिटी कैसी थी। तीसरा चीज़ हम जो देखते हैं वो है उनकी आर्थिक स्थिति, यानी कि इकोनॉमी के बारे में हम बात करते हैं। चौथी और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ समाज के बारे में, फिर धर्म के बारे में, और अगर कोई कल्चर है, संस्कृति है, तो संस्कृति के बारे में। यानी कि 1 2 3 4 5 6 7, ये 7-8 टॉपिक पे हम डिस्कस करते हैं किसी भी टॉपिक को, ठीक है। तो अभी हम यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं राजनीति में, ठीक है। तो अब यहाँ से कंटिन्यू सबके लिए। सो बेसिकली हम पढ़ रहे हैं बाबू पॉलिटी, यानी कि राजनीतिक स्थिति, है ना। और राजनीतिक स्थिति में हमने आपको डिस्कस किया कि सबसे पहला जो सबसे टॉप मोस्ट पोजीशन होता है वो होता है राजन का। ये वही राजन है जो अपने आप को राजन्य भी कहलाता है,
ये वही राजन है जो कि अपने आप को गोप भी कहता है, और ये वही राजन है जो अपने आप को गोपजन्य भी कहता है। ये जो पद है राजन का, ये वंशानुगत है। वंशानुगत का मतलब मैंने आपको बताया था कि हेरिडेटरी होता है। हेरिडेटरी का मतलब है कि बाप के बाद बेटा ही बनेगा, इसको हम वंशानुगत कहते हैं। लेकिन इसके पास सारा पावर नहीं थी। राजा जो काम करता था अपने सभा के हिसाब से करता था, यानी कि असेंबली के हिसाब से करता था, और इसके सभा में 3 चीजें आती थी। सिंपल समझो कि ये प्रधानमंत्री है और ये इनके मंत्री हैं। प्रधानमंत्री वही काम करता है जो कि उसके मंत्री परिषद बताते हैं। ठीक है, कौन कौन है बाबू? तो ये है सभा, समिति और विधत। सभा, समिति और विधत, तो इनके हिसाब से ये काम करता है। लेकिन अब यहां से आगे है ना, सब लोग स्टार्ट करिएगा। सो बेसिकली क्या राजन ही सिर्फ है क्या राजन से ही पूरी यहाँ की राजनीतिक व्यवस्था चलती है क्या? तो ऐसा नहीं है। इसके कई अधिकारी भी हैं जो कि काम करने में क्या करते हैं, मदद करते हैं। अधिकारी में सबसे पहला अगर मैं बात करूं, हायरार्की अगर मैं बनाऊं, तो सबसे ऊपर तो सर राजा है। राजा के नीचे होता है आपका पुरोहित। राजा के नीचे कौन होता है? पुरोहित, यानी कि पृष्ठ। तो ये पॉइंट हमको याद रखना है। सर आज से कंपेयर करके देखो तो आज प्रधानमंत्री है ना? प्रधानमंत्री कुछ भी काम करें, किसके अनुसार काम करते हैं? संविधान के अनुसार। संविधान लिखने का काम किसने किया? संविधान सभा ने। हमको डाउट हो संविधान में कि भैया ये लाइन क्या कह रहा है, हम किससे जाके पूछते हैं? न्यायपालिका से। यानी कि कानून के बारे में बताने का काम किसका है? न्यायपालिका। सेम वैसे ही कानून के बारे में जानकारी रखने वाला, कानून के बारे में नॉलेज रखने वाला, जानकारी देने वाला कौन है? पुरोहित। राजा कुछ भी करे, आप लोग महाभारत या रामायण देखते होंगे, अरे क्या बोलते थे उनको? गुरुजन ना? गुरुजी क्या बोलते थे? गुरुजन की क्या? गुरुजी, गुरुजन आपकी क्या राय है? फिर वो बताता कि वेद में ऐसा लिखा हुआ है ना? फिर वो बोलते कि ठीक है इसको फांसी पे चढ़ा दो साले को, है ना, तुरंत चढ़ाओ 4 घंटे के अंदर। तो यानी कि पुरोहित जो है कानून के बारे में बताता था और उसके हिसाब से राजा काम करता। पुरोहित के नीचे सबसे महत्वपूर्ण जो होता है किसी भी राज्य के लिए, वो होता है सेना। और सेना के प्रमुख को कहते थे सेनानी। क्या कहते थे? सेनानी। अब यहां पे हमको थोड़ा सा समझने की कोशिश करनी है, क्योंकि यहां से यूपीएससी एक बार क्वेश्चन पूछा है, आज नहीं बहुत साल पहले, 15-20 साल पहले। क्या कि भारत में सबसे पहली स्थायी सेना रखने का काम कब शुरू हुआ? कल भी मैंने थोड़ा सा डिस्कस किया था। देखिए अभी भले ही मैंने सेनानी बोल दिया, लेकिन यहां पे कोई भी स्थायी सेना नहीं होता। सर व्हाट इज डिफरेंट बिटवीन स्टैंडिंग आर्मी एंड सिंपल आर्मी? यानी स्थायी सेना और नॉर्मल सेना में क्या अंतर है? सो आपको पता होगा पानीपत का पहला युद्ध पानीपत वाले क्षेत्र में ही क्यों हुआ, ये हम आगे डिस्कस करेंगे। मोस्ट प्रोबेबली अगर डिस्कस हो चुका होगा मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में तो उसको हम छोड़ देंगे। देखिए पानीपत जब युद्ध लड़ा जा रहा था, तो दिल्ली से जितने भी शासक जाते थे वो सब हथियार इकट्ठा करते थे अगल बगल क्षेत्रों से। आप लोगों ने जाट के बारे में सुना होगा। जाट जो जाति होते हैं उनका खानदानी काम ही यही होता था कि वो सेना दिया करते थे युद्ध में। यानी कि हम भाई एकदम प्रोफेशनल आर्मी हैं, आप हमको पैसा दो, हम तुम्हारे हिसाब से लड़ना शुरू कर देंगे। दिक्कत ये होता था कि आपने मुझे 10,000 रुपये दिया, उसने मुझे 11,000 रुपये दिया। मैं लड़ रहा हूं इधर से, लेकिन आपके ही सेना को मारना शुरू कर दूंगा। क्यों? क्योंकि 1,000 इधर से ज़्यादा मिला है। ये दिक्कत होता था इतिहास में। फिर भारत सरकार को लगा कि नहीं भाई, भारत सरकार से पहले ब्रिटिश सरकार को, कि ये बहुत गलत काम है, लॉयल्टी बहुत ज़्यादा मैटर करती है। आज आप लोग देखोगे कि नेपाल के जो लोग हैं वो भारत में सेना में हैं। आप लोगों ने वो सुना होगा गोरखा रेजिमेंट, सुना है? गोरखा कौन है? नेपाल वाले ही है ना, बट वो भारत में। और जब लड़ाई होती है तो पाकिस्तान को दम लगा के मारते हैं। क्यों? उनकी दुश्मनी तो पाकिस्तान से नहीं है, हमारी दुश्मनी है ना। लेकिन जब हम सेना को ट्रेनिंग देते हैं तो उनको लॉयल्टी भी देते हैं। बात समझ में आ रही है? जब हम सेना रखते हैं तो उनको लॉयल्टी देते हैं, बट इन सेना में लॉयल्टी नहीं है। इसलिए हमने स्टैंडिंग सेना रखना शुरू किया, स्थायी सेना रखना शुरू किया। हालांकि स्थायी सेना प्रॉपर तरीके से रखने का काम ब्रिटिश लोगों ने किया, बट प्राचीन भारत में बिंबिसार करके एक शासक है
जो कि स्टार्ट किया था इस परंपरा को। तो समझाने का सिंपल से इतना मतलब है कि सेनानी तो था बट इसके पास कोई भी स्थायी सेना नहीं थी, तो फिर लड़ते कैसे थे? तो ये पॉइंट अपन याद रखेंगे कि बहुत सारे कबीला हुआ करता था, बहुत सारे जाति हुआ करते थे, बहुत सारे ग्रुप हुआ करते थे, ट्राइब्स हुआ करते थे। जब एक ट्राइब को दिक्कत होती तो सब आपस में मिल जाते, लड़ते, जो भी लूट मचाते सब आपस में बांट लेते। इज इट क्लियर? तो इस प्रकार से सेना उनकी हुआ करती थी कि मान के चलो ये एक कबीले के प्रमुख हैं, ये एक कबीले के प्रमुख हैं, मान लो मैं भी एक कबीले का प्रमुख हूं, मेरे को कोई मार रहा है, मैं आप सबसे मदद मांगूंगा, आप सब आओगे अपनी अपनी सेना लेके या अपने अपने लोगों को लेके मेरे तरफ से लड़ोगे और जितने भी हमने वहां से लूटा है वो सब आपस में हम बांट लेंगे। हालांकि राजा, पुरोहित और सेनानी ज्यादा रखते थे, बाकी को कम दिया जाता था। इज इट क्लियर? तो यहां पे कहीं पे लिख लो, आप लोग नोट्स बनाते चल रहे हो ना? ठीक, यहां पे कहीं पे लिख लो, युद्ध के समय ड्यूरिंग द वॉर सभी कबीले एक साथ हो जाते थे तथा युद्ध में मिले लूट, वॉर बूटी लिखना ना इंग्लिश मीडियम, युद्ध में जो लूट होता है उसको वॉर बूटी बोलते हैं, तथा युद्ध में मिले लूट को आपस में बांट लेते थे। ठीक है, तो ये पॉइंट अपन को याद रखना है। हाँ, सेनानी सेनापति है, बाकी जितने भी कबीले वगैरह हैं। आज इधर का रास्ता कैसे? अच्छा ठीक है। आप बेटा बहुत दिन बाद दिख रहे हो? अच्छा, लिख लिए बच्चे यहां तक? आगे चलें। तो ये तीन तो महत्वपूर्ण है, कुछ और लिख लीजिए अधिकारी में, अन्य अधिकारी करके, अन्य अधिकारी, ऑफिसर, अदर ऑफिसर। ठीक है, एक लिख लीजिए वज्रपति। ये कई बार प्रीलिम्स में पूछ देता है ना मिलान करने के लिए, तो याद रखिएगा वज्रपति। वज्रपति कौन होता था? तो चारागाह का प्रमुख होता था, चारागाह का प्रमुख, यानी हेड ऑफ पास्टोरल लैंड, हेड ऑफ पास्टोरल लैंड। महत्वपूर्ण है उनके लिए क्योंकि खेती ही, पशुपालन ही करते थे। तो जो चारागाह जमीन था, चारागाह जमीन मतलब, आप लोग मेरे आने से पहले चालू कर लिया कीजिए ना, क्योंकि मैं एक बार पढ़ाने में बिजी हो जाता हूं तो फिर भूल जाता हूं कि गर्मी लग रहा है कि नहीं लग रहा है। ठीक है, पैशन बोलते हैं इसको, जो कि है। देखिए, तो अन्य अधिकारी में एक वज्रपति हमको याद रखना है। वज्रपति क्या करता था बेटा? तो चारागाह का प्रमुख था। सिंपल समझो कि एक खेत है जिसमें बहुत अच्छे अच्छे चारा है, उसका प्रमुख है कि तुमको अपना पशु चराना है, पैसा दो। ठीक है, पैसा दो, जाओ 1 घंटा चरा के आ जाओ। तो इस तरीके से ये काम करता था। दूसरी चीजें, इतिहास की बात करें, आज की बात नहीं करते हैं, तो इतिहास में एक पति के कितनी भी पत्नियां हो सकती थी ना, लेकिन मेन तो मेन होती है ना। तुमसे तो सच्चा वाला प्यार था, वो सब तो ऐसे ही शादी करके ले आए हैं हमने। तो मेन जो पत्नी होती थी, मुख्य पत्नी जो होती थी, उसको माहिसी कहते थे। क्या कहते थे? माहिसी। तो ये भी पॉइंट याद रखिएगा, माहिसी। ये चीफ क्वीन हुआ करती थी, चीफ नहीं, चीफ, पता चला, मुख्य रानी, मुख्य रानी। एक था राजा कई रानी, खत्म हो गई यही कहानी। ठीक है, तो याद रखिएगा जो मुख्य रानी होती थी उनको माहिसी कह। अच्छा, कृष्ण जी की माहिसी कौन थी फिर? रुक्मणी। राधा को मत बोलिएगा, राधा जी पत्नी नहीं थे, है ना।
तो याद रखिएगा, लेकिन उनकी पत्नियां तो कई सारी थी, तो यहाँ पे माहिसी। इसलिए बता रहा हूं क्योंकि जब उत्तर वैदिक काल पढ़ाऊंगा तो वहां पे एक यज्ञ पढ़ाना है। कौन सा यज्ञ? अश्वमेध यज्ञ। तो अश्वमेध यज्ञ में जो सबसे मेन काम होता था वो इन्हीं का होता था। आप लोग देखे होंगे कि उस समय जब ये सीता जी नहीं थे तो उनकी मूर्ति बनाई गई थी, इसीलिए। तो वहां से मैं लिंक करूंगा, इसलिए इसको बताना बहुत जरूरी है, तो ये पॉइंट लिख लीजिए। दूसरी चीजें, तीसरा लिखिएगा भागदूत, ये भी बहुत महत्वपूर्ण अधिकारी है। भागदूत ये क्या करता था? तो ये राजस्व इकट्ठा करता था। अभी हम आगे जब आर्थिक स्थिति पढ़ेंगे तो वहां पे मैं आपको बताऊंगा कि टैक्स व्यवस्था, कर लेने की व्यवस्था जो थी, तो कर आता था तो कौन रखता था? तो ये हमारा भागदूत है। राजस्व व्यवस्था को या राजस्व अधिकारी बोल सकते हो, रेवेन्यू मिनिस्टर या रेवेन्यू ट्रेजरी बोल सकते हो। हाँ, ट्रेजरी भी बोल सकते हो, ट्रेजरी। मान लो ये निर्मला ताई है हमारे, ठीक है, तो आज से निर्मला ताई को क्या बोलोगे? भागदूत कहोगे। ये भी पॉइंट लिख लीजिए। चौथा लिख लीजिए दूत। इसका तो मतलब पता होगा आपको, पता है कि नहीं? अरे दूत मतलब क्या? एम्बेसडर। लिखिए जासूस, या फिर राजदूत बोल सकते हो, जासूस मत बोलो, वो तो अलग से स्पाई हो जाएगा। पांचवा एक क्षेत्रक लिख लीजिए, या क्षेत्रपति भी लिख सकते हो, क्षेत्रक या क्षेत्रपति। ये खेत का मालिक होता था। इससे कंफ्यूज मत होइएगा, चारागाह अलग है ना, चारागाह जहां सिर्फ और सिर्फ घास उगता है, खेत तो अलग ही हो जाएगा पूरा ही। खेत का मालिक, ऑनर ऑफ लैंड, ऑनर ऑफ लैंड, तो इसको क्षेत्रपति। क्षेत्र का मतलब वैसे भी खेत होता है। ये 5 अधिकारी महत्वपूर्ण है वैसे। हाँ, इंग्लिश में भी लिख लो, क्षेत्रपति। तो वो चारा वाला, वो ऊपर वाले को मिल जाएगा। ठीक है, यहां तक लिख लिए। अब 2 चीजें मेरे को ना डिस्कस करना है। यहां पे हमने यहां पे किसी भी प्रकार का न्याय व्यवस्था नहीं देखा, नहीं देखा ना, न्याय के लिए कोई अधिकारी नहीं देखा। दूसरा चीज है कि जो हम यहां ट्रेजरी की बात कर रहे हैं, जो राजस्व की बात कर रहे हैं, तो कर कितना लगता था? जैसे आज देखोगे तो 30% इनकम टैक्स है, और जीएसटी तो है ही है 18%, और किसी किसी में कम ज़्यादा भी है। सो मोस्टली चीज़ें अपन को ये दोनों पे बात करनी है कि सर कर कितना होता था, यानी टैक्स कितने होते थे, और व्हाट अबाउट जुडिशियरी, या आप न्याय के बारे में क्या बोलते हो। सो बेसिकली कर के बारे में पहले बात करते हैं। यहाँ पे कोई भी कर नहीं था। अब बोलोगे कि सर सुबह सुबह फूक के आते हो क्या, कर नहीं था, फिर बोल रहे हो ट्रेजरी ये राजस्व अधिकारी है, भागदूत है, कैसे? मैंने पूरी बात थोड़ी बोली। कर व्यवस्था नहीं था। आपको जो भी स्वेच्छा से देना है, अपनी मर्जी से जो भी देना है, अपने मर्जी से जो भी दे दोगे वो रख लिया जाएगा। जैसे मान के चलो राजा गया, आपने उसको कुछ बलि चढ़ा दिया। बलि का मतलब यहाँ पे जानवर को मारने से नहीं है, याद रखना। हम बोलते हैं ना कि भगवान को हम बलि चढ़ा रहे हैं, यानी हम अपनी मर्जी से कुछ दे रहे हैं। बिल्कुल, अभी मैं जो भी बात करूंगा सिर्फ और सिर्फ रिलीजन पर्सपेक्टिव से बात करूंगा, क्योंकि ये धर्म ही चल रहा है। वैदिक काल पढ़ रहे हैं, वैदिक धर्म के हिसाब से। तो यहाँ पे एक टैक्स का प्रकार था जिसको हम कहते थे बलि। बलि तब दिया जाता था जब हम राजा के पास जाते थे। जब हम राजा के पास जाते थे तो हम उनको बलि देते थे। क्यों? क्योंकि राजा भगवान है और हम भगवान को बलि चढ़ा रहे। बलि का मतलब सिर्फ जानवर नहीं, याद रखना, कुछ भी सैक्रिफाइस करना, दैट इज बलि।
कुछ भी सैक्रिफाइस, आपने अनाज उगाया था, कुछ हिस्सा ले जाके राजा को दे दिए कि सर हमारे, या फिर राजा साहब ये हमारी तरफ से आपको बलि। जब राजा आपके पास आता था तो उसको कुछ भाग दिया जाता था। भाग का मतलब होता है कि आपने 100 बोरी मान लो चावल उगाया या 100 बोरी धान उगाया, इसमें से आप 1 बोरी राजा को भाग के रूप में दे दिए, यानी 100 का 1 भाग। अगर आपने जौ उगाया तो भाग दे दो राजा को। अगर आप राजा से मिलने जा रहे हो तो 1 बकरी लेके चल गए, 1 बोरी चावल लेके चल गए, आधा किलो आटा लेके चले गए। तो इस तरीके से भाग और बलि के रूप में कर दिया जाता था। किसी भी प्रकार का मान के चलो कि टैक्स व्यवस्था नहीं था। आज कंपलसरी है कि तुमको देना ही पड़ेगा। 18% नहीं दोगे तो काम नहीं चलेगा, 30% नहीं दोगे तो काम नहीं चलने वाला। बट यहाँ पे कोई कर नहीं था। आप अगर अपनी मर्जी से, स्वेच्छा से, अपनी ड्यू से अगर देना चाहते हो तो आप बलि और भाग के रूप में दे सकते। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज न्याय के बारे में देखिए। एक चीज ध्यान से समझिए, जब भी हम राजतंत्र की बात करते हैं, जब भी हम मोनार्की की बात करते हैं, मोनार्की का मतलब राजा, ठीक है। आज हम डेमोक्रेसी में लोकतंत्र, लोकतंत्र लोगों का शासन, मोनार्की राजतंत्र राजा का शासन। इज इट क्लियर? जब भी राजा का शासन होता है, सबसे हाईएस्ट ऑफिसर जो होता है वो राजा ही होता है, लेकिन न्याय देने का काम कोई ना कोई तो करता है। आज से समझते हैं, आज सीजीआई है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, मुख्य न्यायाधीश, बहुत सारे जज होते हैं। लेकिन अगर आप यहां से सेटिस्फाइड नहीं हो तो आप एक और आपके पास ऑप्शन है कि वहां जाके आप क्षमा मांग सकते हो, और वो है आपके राष्ट्रपति, आर्टिकल 72। यानी कि आप न्यायपालिका से ऊपर जाके राजा के पास, राष्ट्रपति हमारे लिए राजा हैं, तो राजा के पास जाके माफी मांग सकते हो। सेम वैसे ही जितने भी न्याय का व्यवस्था था पूरे राजतंत्र में, जब तक इतिहास पढ़ाऊंगा तब तक यही देखोगे कि हाईएस्ट ऑफिसर आपका राजा ही है, लेकिन नीचे कोई ना कोई जज होता था जिसको हम आगे काजी कहेंगे। क्या कहेंगे? काजी कहेंगे। काजी से क्वेश्चन पूछता है, ध्यान रखिएगा। लेकिन यहां पे हमको वेद में, हमको या ऋग्वेद में हमको किसी भी प्रकार के जज के साक्ष्य नहीं मिले, किसी भी प्रकार के न्याय व्यवस्था के साक्ष्य नहीं मिले। ऐसा माना जाता रहा होगा कि जो राजा कह दिया वही यहाँ का न्याय होता होगा, क्योंकि बहुत बड़ा कबीला नहीं थे, बहुत छोटे छोटे कबीले थे। तो ये पॉइंट याद रखना, एमसीक्यूज पूछ सकता है कि ऋग्वेद में न्यायपालिका के लिए निम्न शब्द दिया गया, कोई शब्द ही नहीं दिया, इसका उल्लेख ही नहीं मिलता, तो ये मेंशन ही नहीं है, याद रखिएगा, मेंशन ही नहीं है, उल्लेख ही नहीं मिलता। तो ये सारे अधिकारी के बारे में हमने डिस्कस कर लिया। यहाँ तक किसी को डाउट है तो पूछिए। नहीं, कंपलसरी, आपको मन है तो दो। कंपलसरी थोड़ी है बेटा कि आप जाओगे मंदिर तो आपको नारियल लेके ही जाना है। मैं आज तक नारियल लेके नहीं गया हूँ, अगर मम्मी के साथ जा रहा हूँ तभी, मैं तो सिर्फ जाता हूँ हाथ जोड़ के, भगवान जी देख लेना, है ना, प्रधानमंत्री बना देना अगले साल, और फिर वापस। हर बार प्रधानमंत्री नहीं, कुछ और मतलब जो भी मांगना रहता है जाओ मांगो और आ जाओ। तो ये स्वेच्छा से होता है। लिख लिए? हाँ बेटा, हाँ कर रहा था अपने असेंबली के कहने पे, तो इसलिए है। या सिर्फ रुको मैं समझाता हूँ। आज आप देखोगे प्रधानमंत्री को अगर कोई डिसीजन लेना है तो प्रधानमंत्री भी आपको सजा दे सकता है, ये पता है ना। प्रधानमंत्री सजा देगा किसके कहने पे? मंत्री परिषद से डिस्कस करके। लेकिन सजा देने का काम किसका है आज? जुडिशरी का। तो जुडिशरी है ना, यहाँ पे राजा सजा देगा किसके कहने पे? अपने काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, दैट इज सभा। लेकिन यहाँ पे कोई जज नहीं है। तो ये बातें कही मैंने। हाँ, सिस्टम जो भी छोटी मोटी डाउट हो ना पूछ लिया करिए थोड़ा सा। क्या है, प्राचीन भारत है ही ऐसा ना, हमारे पास बहुत ज़्यादा साक्ष्य है, तो ये थोड़ी बहुत कन्फ्यूज़न होती रहती है।
बाकी मैं अपने साइड से पूरी कोशिश करता हूँ कि एकदम लूसेंट लैंग्वेज में, एकदम बेसिक लैंग्वेज में समझा दूँ। वो नहीं, अपन नहीं बोलते गांव की भाषा, ठीक है। किसी को और कुछ पूछना है? आपको समझ में आ रहा है बेटा? ओके, थोड़ा बहुत भी आएगा तो काम चलाना, क्योंकि अपन लगभग इतने दिन से पढ़ रहे हैं तो थोड़ा टाइम लगता है हम ना। चलिए, यहाँ तक किसी को डाउट नहीं हो तो बताइए फिर। चलिए आगे, खुल जा भाई। ला ला ला। अब देखते हैं कि यहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था, ठीक है। देख ले, अरे बोलो ना। चलो, एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट, प्रशासनिक इकाई। आज का आप लोग बताओगे, कल का मैं बताऊंगा। चलो बताओ, सबसे ऊपर क्या है? देश है, उसके नीचे प्रांत है, प्रोविंस, मतलब वही राज्य है, राज्य भी बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद संभाग रे बाबू, डिवीजन, है ना। इंग्लिश में तो लिखने की जरूरत नहीं है, तो समझाने के लिए। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट, उसके बाद बताओ ग्राम पंचायत, और उसके नीचे गांव। अच्छा, आप बोलोगे सर ग्राम पंचायत और गांव अलग अलग होता है क्या? रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, जिसको पता है वो हाथ खड़ा करो तो। अच्छा, जिसको नहीं पता है वो हाथ खड़ा करो। किसको किसको लगता है कि ग्राम पंचायत और ग्राम दोनों एक ही होता है? किसको किसको लगता है? हाथ खड़ा करो। किसको किसको लगता है कि अलग अलग होता है? एक दो, तो ऐसे ऐसे क्यों कर रहे? ठीक है यार, डर तो लग रहा है, पता नहीं ये आदमी नहीं नहीं तू यहीं रह। ग्राम पंचायत और ग्राम अलग अलग होता है, ठीक है। 2-3 गांवों को मिला के एक पंचायत बनाया जाता है। जैसे आप लोग अगर गांव से होगे, कौन कौन गांव से है? हाँ, क्या नाम है आपके गांव का? हाँ, छिरूट। आपके गांव का बेटा कौन था इधर से? हाँ, आप थे ना। और जो भी बताओ ना अपने गांव, बैठ जाओ। हाँ, तेतला। और ग्राम पंचायत कौन सा है? तेतला ही है। आप सर से हो? हाँ, अरे कोई भी रे, वो अच्छी अच्छी क्वेश्चन ही पूछता। गुरिया। और गांव का नाम? हाँ, 3 गांव है, ठीक है। मैं अपने गांव का जानता हूं तो अपने गांव के नाम से बताता हूं। मेरे गांव का नाम, मतलब वैसे कोई आ मत जाना, ठीक है। आओगे तो वैसे भी नहीं बुलाऊंगा। मेरे गांव का नाम चाकी है, ठीक है। और ग्राम पंचायत जो है वो चाकी है, लेकिन चाकी ग्राम पंचायत में 3 गांव है। एक लावा आता है, एक चाकी आता है और एक केवली आता है, ठीक है। ये 3 गांव है और ग्राम पंचायत तीनों को मिला के एक ही है। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस है। आप लोग बाकी डिटेल में पढ़ोगे पॉलिटी में, मैं क्यों अपना क्लास है ना एक्सटेंड करूं, तो बाकी बहुत डिटेल में पढ़ोगे आपको पॉलिटी में। यहाँ बस थोड़ा सा मैं आपको समझा दिया। तो ये हमारी हायरार्की होती है कि सबसे पहले देश है, देश के नीचे आप देखोगे तो आपका राज्य आता है, राज्य के नीचे संभाग आता है, संभाग के नीचे जिला आता है, जिला के नीचे आपका ग्राम पंचायत और फिर गांव आता है। सेम उसी प्रकार से ऋग्वैदिक सभ्यता जो थी या ऋग्वैदिक काल जो था वो उसको भी हमने डिवाइड कर रखा था, ठीक है। सबसे पहले ऊपर देखोगे तो आपका राष्ट्र अभी वर्ड नहीं बना है। याद रखना, ये क्वेश्चन कई बार पूछता है कि राष्ट्र शब्द की उत्पत्ति कब हुई, तो राष्ट्र शब्द आया है बाद में, उत्तर वैदिक काल। सबसे ऊपर आपका जन हुआ करता था। मैंने कल भी आपको बताया था कि जन का मतलब लोग होता है, या आप सिंपल बोल सकते हो कि जन का मतलब वहां के जितने भी लोग थे वो सब आते हैं। हालांकि हम यहाँ पे राष्ट्र भी लिख लेंगे क्योंकि आगे तो आना ही है राष्ट्र। तो सबसे ऊपर मान के चलो राष्ट्र, राष्ट्र के नीचे आपका जन हो जाएगा। जन के नीचे जो होता है उसको हम विस कहते हैं,
विस का मतलब आज का जिला मान सकते हो, और विस के नीचे फिर आप देखोगे तो ग्राम होगा, और ग्राम के नीचे फिर कुल होता है। तो इस तरीके से हायरार्की बटी हुई है। इसके बारे में थोड़ा सा लिख लेते हैं। ये मेरी क्लास में ही लाइट ऐसे प्रॉब्लम करता है क्या? क्या दुश्मनी है भाई इसको? क्या चीज? ऐसे सिटी को डिवाइड नहीं करते हम आज, मतलब सिटी कोई प्रशासनिक यूनिट नहीं होता, सिटी का कोई ऐसे हेड थोड़ी होता है। कौन होता है? एसपी डिस्ट्रिक्ट का होता है, एसएचओ थाने का होता है, सिटी का कोई प्रमुख नहीं होता। ठीक है, हमने कभी भी नहीं देखा है कि सिटी का प्रमुख है। हाँ, अगर वो सिटी आपका नगर पंचायत है या नगर पालिका है तो महापौर होगा, वहाँ पे मेयर होगा, लेकिन सिटी का कोई प्रमुख नहीं होता। बिलासपुर का कोई प्रमुख नहीं है, बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट का प्रमुख है। ठीक है, बिलासपुर आपका जो भी एरिया डिवाइड हमने किया है उसका प्रमुख है ना, तो सिटी प्रमुख नहीं होता, ये पॉइंट याद रखिएगा। दूसरी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ कि सबसे पहले अगर हम टॉपिक डाल दिए थे एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट, हाँ, सबसे ऊपर में राष्ट्र, बट याद रखना बच्चे कि राष्ट्र अभी नहीं आया है, ये पॉइंट याद रखना है। राष्ट्र के बारे में कोई उल्लेख हमको बहुत ज़्यादा नहीं मिलता। राष्ट्र के नीचे, राष्ट्र के नीचे जो है ये आता है जन, और मैंने आपको बताया भी था ये जन कैसे जनपद बनेगा, और यही जनपद आगे महाजनपद बन जाएगा। उसके बाद आता है आपका विश्व, विश्व के नीचे आता है ग्राम, और ग्राम के नीचे आता है कुल। आप लोग एक वर्ड सुने होंगे, अपने कुल का नाम खराब कर रहा है ये लड़का। पता नहीं लड़के ही सिर्फ कुल का नाम खराब करते हैं, ये कहावत है ना कि लड़का अपने कुल का यानी वंश, वंश का यानी फैमिली, तो कुल जो है वो फैमिली से है। बहुत सारे कुल मिलके ग्राम बनाते हैं, बहुत सारे ग्राम मिलके, ये टॉपिक पता नहीं पनौती हो गया है भाई। चलो, बहुत सारे कुल मिलके ग्राम बनते हैं, बहुत सारे ग्राम मिलके विश्व बनते हैं, बहुत सारे विश्व मिलके जन। अब यहां पे आपको ये डाउट आएगा कि सर जन का मतलब एक इंसान, तो इतने सारे मिलके एक इंसान कैसे बनेगा? देखिए, जन का मतलब होता है व्यक्ति, लोग, लेकिन जन यहां एक संस्था भी है, तो ये भी पॉइंट अपन को याद रखने हैं। और बहुत सारे जन से मिलके राष्ट्र बनते हैं। देखिए, राष्ट्र का जो प्रमुख होता है उसको कहते हैं राज या राजन्य, और जो जन का प्रमुख होता है इसको कहते हैं जनपति, जो विश्व का प्रमुख होता है इसको कहते हैं विश्वपति, और जो ग्राम का प्रमुख होता है इसको ग्रामपति नहीं ग्रामीणी कहते हैं। पता चला सब में पति लगा दिए, फिर आपका पति घूम रहा है। उसके बाद कुल जो है इसको कहते हैं कुलापा, कुलापा या कुलपति। तो कुलपति नहीं लिखो, नहीं तो आज यूनिवर्सिटी वाला प्रमुख आप लोग समझ लेते हो, तो ये पॉइंट अपन यूज करेंगे। राजन्य, जनपति, विश्वपति, ग्रामणी, और उसके बाद कुलापा या कुलपति। ठीक है, इसको नोट करिए, ये हायरार्की है बेटा आपका। कुलापा, कुलापा, लिखना चाहोगे तो ये लिख सकते हो। ऋग्वेद में ग्राम के बारे में 10 बार उल्लेख है। ठीक है, विश्व के बारे में 170 बार उल्लेख है, 170 बार, और जन के बारे में 275 बार उल्लेख है। और यहाँ पे नोट करके लिख लीजिए कि जनपद 0 बार उल्लेख है, क्योंकि क्वेश्चन घुमाएगा तो यहीं से घुमाएगा जनपद से। दूसरी चीज इधर सुनिए थोड़ा सा, आप किसके लिए लॉयल हैं? पेरेंट्स के लिए। आप बेटा किसके लिए लॉयल हैं? हाँ, आपसे ही पूछ रहे हैं, पेरेंट्स के लिए। आप पेरेंट्स के लिए, और गर्लफ्रेंड के लिए है? लॉयल नहीं हो? नहीं, लॉयलिटी प्रूफ करो भाई।
हाँ, इधर किसके लिए लॉयल हो? फैमिली। आप बेटा इधर सब फैमिली के लिए, इधर फ्रेंड्स, गुड, फ्रेंड्स एंड फैमिली। हाँ, इधर फ्रेंड्स एंड फैमिली। पापा बोल रहे हैं कि कलेक्टर का एग्जाम दिलाना है, आईएएस का एग्जाम दिलाना है, ठीक है, और पाकिस्तान हमला कर दिया, ध्यान से समझना, और सेना हमारे बहुत कम पड़ रहे हैं, और प्रधानमंत्री ये आदेश दिए या रिक्वेस्ट किए कि एटलीस्ट आप सभी अपने अपने घर में रहिए, क्योंकि कभी भी पाकिस्तान जो है वो परमाणु बम फेंक सकता है, क्योंकि परमाणु बम उसके पास है, ठीक है। उसने भी 1998 में अपना परमाणु वेपन जो है, न्यूक्लियर वेपन जो है वो बना लिया था। अच्छा, भारत कब बनाया था? भारत अपना न्यूक्लियर वेपन कब बनाया? हाँ 1974 में स्माइलिंग बुद्धा के नाम से पहली बार उसने, मतलब इंदिरा गांधी ने वो करवाया था, ठीक है, पोखरण 1 उसको बोलते हैं, लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ छोटे फॉर्म था। अटल बिहारी वाजपेयी आए 1998 में, और 1998 में पोखरण 2 करके यहाँ पे शक्ति उनका मतलब कोडवर्ड था, और यहाँ पे फिर 1998 में हमने अपना परमाणु परीक्षण किया था। उसी साल पाकिस्तान भी अपना परमाणु परीक्षण कर दिया। अब मान के चलो वो अटैक करने वाला है भारत पे, और प्रधानमंत्री आपसे रिक्वेस्ट किए हैं कि एटलीस्ट आप बाहर ना निकले, ठीक है। हमारा ऐसा व्यवस्था है हमारे देश में कि घर में रहोगे तो आप सेफ रहोगे, ऐसा कोई व्यवस्था है नहीं, बट मैं एग्जांपल बता रहा हूं। तो आप बताओ, आपके पापा बोल रहे हैं कि आपको जाके एग्जाम दिलाना है, सेंटर जाना है, ठीक है, तो पापा के लिए लॉयल हो गए कि प्रधानमंत्री के लिए या देश के लिए? नहीं, खुलेगा, मेरे एग्जाम्पल में खुलेगा वो। कौन सा मेरा एग्जाम्पल सही है? आए? तो आप तो लॉयल हो पापा के लिए, क्यों मना करो? आप तो लॉयल थे ना पापा के लिए। नहीं, पापा मना नहीं कर रहे, मेरे एग्जाम्पल में पापा एकदम डिक्टेटर है, उनको चाहिए मतलब चाहिए। अब बताओ किसके लिए लॉयल हो? अभी तो बड़ा फैमिली कर रहे थे, आगे लाइन पे बोलो सब। तू, तेरा फिर शादी नहीं हो सकता, फिर देख ले, क्योंकि हिंदू धर्म में परिवार में शादी नहीं होता है। बाहर से लाएगा रसिया। चलो इधर छोड़ो, मैं समझाना ये चाहता हूं कि ये हमारा देश है, राष्ट्र है, और ये हमारे लोग हैं। बेटा यहाँ पे लोग ना अपने देश के लिए लॉयल नहीं हैं, हाँ, यहाँ लोग अपने जन के लिए लॉयल हैं। लॉयलिटी यहाँ पे जन के लिए होता है, ना कि राष्ट्र के लिए। बस यही समझाना चाहता था, लिख लीजिए। आज हम अपने देश के लिए लॉयल हैं। देश अगर कुछ कहे हमको करने के लिए तो हम कर देते हैं, लॉजिक देखते ही नहीं। बस समझ में आ रही है? लेकिन यहाँ पे ये लोग अपने देश के लिए लॉयल ना होते हुए ये अपने लोगों के लिए, अपने जन के लिए लॉयल थे। ये चीजें समझाने का पर्पस था, लिख लीजिए। तो ये इसी के साथ हमारा राजनीतिक स्थिति कंप्लीट होता है। किसी को कुछ पूछना है तो पूछिए, नहीं तो फिर आर्थिक स्थिति स्टार्ट करेंगे। क्लियर है बच्चे? कुछ पूछना है? देश और राष्ट्र, जन और राष्ट्र में अंतर क्या है? जन का मतलब एक्चुअल में लोग होता है। जैसे आज राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री खासकर किसके लिए लॉयल है? तो लोगों के लिए, है ना। देश के लिए तो हैं बट लोगों के लिए लॉयल हैं, रिस्पॉन्सिबल है बोल सकता हूं मैं। तो वैसे ही लोगों के समूह को जन कहा जाता है, ठीक है। अब एग्जैक्टली हमारे पास अभी आर्टिकल 266 है बट इनके पास तो नहीं था ना। मतलब हमको कोई भी टर्म में कंफ्यूजन होता है, हम जाके संविधान में देख लेते हैं कि इसका मीनिंग क्या है, बट यहाँ एग्जैक्टली मीनिंग नहीं पता चलता। बट कई जगह पे हमको जन का मतलब लोग मिलता है, और कई जगह पे जन एक संस्था है जिसको बहुत सारे विश्व मिलकर जन का निर्माण करता है, ऐसा मिलता है। तो सिंपल आप समझिए कि लोगों के प्रति ही उत्तरदायी थे, राष्ट्र के प्रति उत्तरदायी नहीं थे। देश, नेशन, लेट में आया, लेट में बना, ग्रेजुअल डेवलपमेंट होता है, ठीक है। शुरुआत में नहीं था बट लास्ट में आया ना, तो इसीलिए तो लॉयल नहीं थे ना इसके लिए, क्योंकि था ही नहीं। आज जितना देश मजबूत है उतना नहीं था ना, लेट में आया धीरे धीरे। और कुछ
किसी को? चलिए आगे चलें। कुछ पूछना है? कुछ पूछना है? बाद में विश्वास हो गया था? विश्वास नहीं बेटा, धीरे धीरे ना संस्था बिल्ड होती है, धीरे धीरे आती है। जैसे शुरुआत में आपको एआई पे भरोसा हुआ था, एआई था, धीरे धीरे आया ना, लोग यूज करने लगे ना, तो ऐसे ही ये सब भी धीरे धीरे ग्रेजुअल डेवलपमेंट होती है। चलो अब डाल दो आर्थिक स्थिति। आर्थिक स्थिति इकोनॉमी ड्यूरिंग अर्ली वैदिक एज। इकोनॉमी में सबसे पहले जो हम पढ़ने वाले हैं वो है पशुपालन। पशुपालन, ठीक है, सबसे महत्वपूर्ण काम इनका पशुपालन था, और दूसरा महत्वपूर्ण काम जो है वो खेती करना था, कृषि करना था। लेकिन आगे याद रखना कि यही बदल जाता है जब हम लोहे की खोज देखते हैं कि 1000 BC में लोहे की खोज हो जाती है, उसके बाद चेंज हो जाता है। अभी इनका फर्स्ट प्रेफरेंस क्या है बच्चे? पशुपालन, और सेकेंड प्रेफरेंस क्या है? एग्रीकल्चर। सेकेंड प्रेफरेंस है एग्रीकल्चर। लेकिन जैसे ही हम लेटर वैदिक एज में जाएंगे तो यहाँ फर्स्ट प्रेफरेंस एग्रीकल्चर हो जाएगा, और सेकेंड प्रेफरेंस जो है वो पास्टोरलिज्म या फिर आपका लाइक पशुपालन हो जाएगा। एनिमल रियरिंग बोल सकते हो, एनिमल रियरिंग, ठीक है। तो ये चेंज हो जाता है। तो अभी हम पहले ऋग वैदिक काल के बारे में पढ़ते हैं। पशुपालन इनका मुख्य व्यवसाय था, ये पॉइंट याद रखिएगा, मुख्य व्यवसाय था, यानी इनका मेन ऑक्यूपेशन था, मेन ऑक्यूपेशन। अच्छा, पशुपालन में क्या क्या पशु पालते थे? तो सबसे पहली चीज याद रखना कि सबसे ज्यादा जो इनके लिए प्रमुख था वो घोड़ा था, हॉर्सेस था। ये पॉइंट हमने पहले भी देखा है कि घोड़े की मदद से ये लड़ाइयाँ लड़ते थे, रथ का इस्तेमाल करते थे, घोड़े से चलने वाला। तो यानी कि इनके लिए घोड़ा सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण था। क्यों? क्योंकि हमें लगभग 215 बार ऋग्वेद में घोड़े के बारे में उल्लेख मिला है, और घोड़े को उन लोग घोड़ा ना अश्व कहा करते थे। तो ये पॉइंट अपन को याद रखना है कि सर घोड़ा को अश्व कहा करते थे उस टाइम पीरियड पे, जिसके बारे में ऋग्वेद में 215 बार उल्लेख मिला है। इज इट क्लियर? किसी को डाउट? नो। अब दूसरा सबसे महत्वपूर्ण जो जानवर था वो था आपका गाय। और गाय को याद रखना, या तो गो कहते थे या फिर गौ कहा करते थे, गाय नहीं कहते थे। तो गाय को हम यहाँ पे गो या गौ कहा करते थे, ये गाय के लिए वर्ड यूज होता है। और लगभग 170 या 75 बार इनका उल्लेख हमको देखने को मिलता है। और ये दूसरे नंबर पे सेकेंड इंपॉर्टेंट एनिमल हुआ करता था, सेकेंड इंपॉर्टेंट एनिमल हुआ करता था। हालांकि गाय से संबंधित कई साक्ष्य भी हमको देखने को मिलता है, कई टर्म भी देखने को मिलता है कि लोग उपयोग किया करते थे। जैसे राजा खुद गाय के नाम से अपना टाइटल रखता था। जैसे आप देखोगे कि लड़ाई हो जाती थी इनके लिए, गोघन कहते हैं, है ना। तो ये सारी चीजें आपको याद रखनी है। दूसरी चीज कि यहाँ पे राजा का जो प्रमुख काम है बच्चे, वो जानवरों की रक्षा करना इनका मेन काम है। ऐसा कोई राजा विदेश में घूमने नहीं जा रहा है, राजा कोई युद्ध नहीं लड़ रहा है। सिंपल युद्ध भी अगर लड़ रहा है तो वो इन जानवरों की रक्षा करने का, जो भी जानवरों की रक्षा करता वो उनका राजा बन जाता, वो उनके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण बन जाता। ये पॉइंट याद रखने। इज इट क्लियर? तो ये है इनका पशुपालन के लिए। अब कुछ टर्म जो कि एग्जाम में पूछता है वो मैं बता देता हूँ। यहाँ तक लिख लिए? ओके। तो आगे लिखिए, एक टॉपिक डालिए, गाय से संबंधित महत्वपूर्ण शब्द या शब्दावली। गाय से संबंधित महत्वपूर्ण शब्दावली, टर्मिनोलॉजी रिलेटेड टू काऊ। लिख लीजिए। पहला गव्यू। गव्यू का मतलब ही गाय होता था, ठीक है। तो गाय को गो, गौ या गव्यू, ये तीनों नाम दिया जाता है। दूसरा है बाबू गोपजन्य। गोपजन्य का मतलब होता था मालिक, गोपजन्य, मास्टर ऑफ काऊ, मास्टर ऑफ काऊ यानी गाय का मालिक। टेबल बना सकते हो आप लोग अगर बनाना चाहो तो, एक साइड शब्द लिख लो, एक साइड उसका मतलब लिख लो, अर्थ।
तीसरा लिखिए दोहित्री, ये महत्वपूर्ण है। दोहित्री, इसका मतलब होता है गाय को दूहने वाला, गाय को दूहने वाला, या सिंपल मतलब पुत्री, क्योंकि पुत्री उस समय पे गाय दुहा करती थी। ठीक है, तो ये पॉइंट लिख सकते हो। चौथा लिखिए गोधूली, गोधूली, गोधूली का मतलब होता है संध्या समय। आप लोग देखते होंगे कि गांव में जहां गाय को रखा जाता है उसको भी अपन गोधूली ही कहते हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि गाय दिन भर चारा चरने बाहर जाती है और शाम को खुद ही वो आके अपने जगह पे रुक जाती है। तो हमको पता चलता है कि शाम का समय हो गया। घड़ी तो नहीं था कि भाई साहब घड़ी देख रहे हैं कि कितना समय हो गया। तो शाम को समय जब गाय वापस लौटना शुरू करती थी, सो बेसिकली उसी समय को गोधूली बेला भी कहते हैं। शाम को गांव में गोधूली बेला कहते हैं, इवनिंग को। सुने हो आप लोग? सुने हो ना? तो ये चीजें गोधूली याद रखिए, संध्या का समय या इवनिंग। ठीक है, या फिर आम भाषा में लिख सकते हो कि जब गाय वापस अपने, ठीक है, काउडंग में आती है उसको। उसके बाद है अघन्य, अघन्य, न मारे जाने योग्य, न मारे जाने योग्य, नॉट टू बी किल्ड। लिख लिए बच्चे इतना? आई थिंक आप लोग बड़े हो गए हो, बड़े हो गए हो। तो फिर एक चीज डिस्कस करूंगा, और अगर छोटे हो तो फिर नहीं करूंगा। हाँ बेटा, दोहित्री, दोहित्री का मतलब होता है गाय को दूहने वाला, और दूहने मतलब गाय से दूध निकालना। और बेसिकली बेटियां जो होती थी वो दूध निकाला करती थी, तो उसी शब्द को दोहित्री कहा गया है। इवन आज भी बेटी को दोहित्री कहा जाता है संस्कृत में, तो ये पॉइंट याद रखिएगा। सिंपल आप डॉटर लिख लो। ठीक है, डॉटर को दोहित्री कहा जाता था, जो गाय दूहने का काम करती थी, तो सिंपल डॉटर लिख लीजिए। हो गया?
चलो और किसी को कोई डाउट? नो? तो ये हमारा हो गया। कल हम स्टार्ट करेंगे आपका कृषि। क्या चीज? इससे पूछा गया है, मे भी पूछ सकता है कल, क्योंकि ये पूछ चुका है तो ये पूछ सकता है, तो इसलिए मैं इसको बता देता हूं, लेकिन इस पे नहीं बताता कभी भी। हर बार का है, जब भी मैं पढ़ाता हूं किसी भी क्लास में, इस समय मेरा माइक ऑफ ही हो जाता है, क्योंकि बहुत डिस्प्यूटेड है ये। और इवन आर्य शर्मा खुद लिखते हैं कि ये इसमें कितना सच्चाई है हमको नहीं पता। आर्य शर्मा का किताब पढ़ना, वो डायरेक्टली लिखते हैं कि ये बहुत संदिग्ध है, बहुत कम रेयर मिलता था, लेकिन मिलता था। तो ऐसा डिस्प्यूटेड क्षेत्र में लिखने में, बोलने में थोड़ा तो डर रहता है, ठीक है। तो इसलिए अपन थोड़ा बच के चलते हैं, अपनी सेफ्टी फर्स्ट है। सिलेबस भी कंप्लीट कराना है। पता चला कल के दिन मैं जेल चला गया तो सिलेबस कैसे कंप्लीट होगा, ठीक है। तो एटलीस्ट जेल जाने तक नौबत ही ना आए उसकी। चलिए, और किसी को कोई डाउट? समझ में आ रहा है? पक्का? चलो अच्छी बात है, रिवाइज कर लीजिएगा और कल हम स्टार्ट करेंगे। हाँ, एक चीज़ और थोड़ा सा लिख लीजिए यहीं पे। ऋग्वेद में एक और टर्म यूज हुआ है, इसको कहते हैं पणि। क्या कहते हैं? पणि। पणि वो व्यापारी होता था जो कि पशु चोरी करता था, पशु चोरी करने का काम करता था, इसको पणि कहते थे। पणि एक व्यापारियों का समूह हुआ करता था जो कि पशु चुराने का काम करता था। तो ये पॉइंट लिख लीजिए। कल हम एग्रीकल्चर पढ़ेंगे, फिर ट्रेड पढ़ेंगे, उसके बाद हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। चलिए, थैंक यू। ये सब वर्ड आप लोग थोड़ा ध्यान में